1 अक्टूबर 1990 गठन हुआ एक ऐसी फोर्स का जो आतंकवादियों का सफाया करने एवं उनके नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया था। इस एलीट क्लास की फोर्स का नाम था राष्ट्रीय राइफल्स, जिसे हम सिंपली आरआर के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स का जवान चाहे सो रहा हो चाहे खाना खा रहा हो, इनकी बंदूक हमेशा लोडेड होती है और एक्स्ट्रा मैगजीन्स हमेशा इनके पास होती है। इनका जवान किसी भी परिस्थिति में 3 से 5 मिनट के अंदर तैयार होके अपने टास्क को अंजाम देने की क्षमता रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राइफल्स उर्फ आरआर की, क्योंकि आज तारीख है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर 1990 को ही राष्ट्रीय राइफल्स का जन्म हुआ था। तो हम राष्ट्रीय राइफल्स की हिस्ट्री की बात करने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रीय राइफल्स का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और जब इसका जन्म हुआ तो किस पर्पस के लिए बनाया गया था, और मौजूदा समय में अगर हम बात करें राष्ट्रीय राइफल्स का क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर हम बात करें 1990 का दशक हमारा चल रहा था और 1990 के दशक में अगर हम बात करें, कश्मीर घाटी कहीं ना कहीं बर्न कर रहा था, जल रहा था। अगर हम बात करें 1987 में ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद इसमें धांधली के आरोप लगे, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता काफी भड़की हुई थी। इसी समय 1988 में 1 साल बाद लगभग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक टॉप क्लास मीटिंग होती है और इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे जनरल जिया उल हक, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस समय। जनरल जिया उल हक इस टॉप क्लास मीटिंग में बोलते हैं कि भाई शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, अब हमको कश्मीर को आजाद करवाना ही पड़ेगा। हमारे कश्मीरी भाइयों में 3 हुनरमंद चीजें हैं, इनकी बुद्धि, इनकी दबाव सहन करने की क्षमता और इनकी राजनीतिक जागरूकता। अगर इन तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे तो कश्मीरियों को हम पाकिस्तान से जोड़ सकते हैं। और यहां से शुरुआत करते हैं जनरल जिया उल हक ऑपरेशन टू पैक की। किसकी शुरुआत करते हैं? यहां से जनरल जिया उल हक शुरुआत करते हैं ऑपरेशन टू पैक की। ऑपरेशन टू पैक का मकसद था कि कश्मीर को बरगला के और पाकिस्तान का अभिन्न अंग बनाया जाता, और यहीं से मौका मिल गया उनको। और कश्मीर पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे, उन्होंने कश्मीर में लोगों को बरगलाना शुरू किया। इसी के समय में अगर हम बात करें, उठा पटक का दौर हमको देखने को मिलता है। 90 के ही दशक में अगर हम देखें तो कश्मीरी मिलिटेंट्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि 1990 में उन्होंने उस समय की होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की रुबैया सईद को अगवा कर लिया। और रुबैया सईद को अगवा करने के बाद उन्होंने 4 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को रिलीज करने की बात की। सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की और सरकार दबाव में आई और सरकार ने उन 4 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को रुबैया सईद के बदले रिलीज किया। मिलिटेंट्स के हौसले यहीं तक नहीं रुके। 1990 के दशक में अगर हम बात करें तो ये चरमपंथी अपनी चरम सीमा पे थे। इन मिलिटेंट्स ने अगर हम बात करें, कश्मीर से हिंदुओं को अलग होने को कहा। अगर हम बात करें 4 जनवरी 1990 को इंडियन मुजाहिदीन ने न्यूज़पेपर में छपवाया कि भाई सभी कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद एक और न्यूज़पेपर अल-सफा ने इस चीज को प्रदर्शित किया। और अगर हम बात करें, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कश्मीर घाटी से हुआ। कश्मीर में हालात बहुत ही खराब थे। अगर हम बात करें, वहां की स्टेट पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिसे कहा जाता है, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, चाहे इंडियन आर्मी, कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल थे इन मिलिटेंट्स को रोकने में। तो फाइनली फौज को एक ऐसी एलीट क्लास फोर्स बनाने की जरूरत आन पड़ी जो खास तौर से काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इन्वॉल्व हो। और ऐसे में प्रस्ताव आया
राष्ट्रीय राइफल्स का। उस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल विश्वनाथ शर्मा। जनरल विश्वनाथ शर्मा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस समय ये प्रपोजल रखा गया, मगर फाइनली जनरल एसएफ रॉड्रिग्स की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राइफल्स का गठन किया गया। एसएफ रॉड्रिग्स ने, अगर हम बात करें, ये टास्क लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भार्गव को दिया था, जिनका निकनेम था स्पीडी। हालांकि ये सिग्नल कोर्स के थे, मगर अगर हम बात करें, इनको जिम्मा दिया गया कि एक ऐसी काउंटर इंसर्जेंसी टीम लीड करें और एक ऐसी फोर्स का गठन करें जो सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इस्तेमाल हो। और फाइनली लेफ्टिनेंट जनरल पीडी भार्गव ने इस काम को कर दिखाया। जनरल जोशी की लीडरशिप में अगर हम बात करें, फाइनली जाके 1993 के दौर में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स की 6 बटालियंस को रेज किया गया। एक बटालियन में लगभग 1100 सोल्जर्स होते हैं और एक बटालियन के अंदर 6 कंपनीज आपकी काम करती हैं। आज की डेट में अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स की बात करते हैं तो आज की डेट में राष्ट्रीय राइफल्स की कुल हमारी 65 बटालियंस हैं, जिनकी ओवरऑल जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो लगभग 75,000 है। और इनका अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में एक डीजी हुआ करता था, डायरेक्टर जनरल, और उस पोस्ट को अब बदल दिया गया है और वो पोस्ट अब हो गई है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। पहले इनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली हुआ करता था, अब इनके हेडक्वार्टर्स को इंडियन आर्मी के नदन कमांड में शिफ्ट कर दिया गया है, जो जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में है। इनका जो आदर्श वाक्य है, इनका जो मोटो है, वो है दृढ़ता और वीरता। क्या है? दृढ़ता और वीरता। दैट मीन्स इंग्लिश में करेज एंड वेलर। राष्ट्रीय राइफल्स अगर हम बात करें, इनसे आतंकवादी बहुत दहशत खाते हैं। अगर कश्मीर घाटी में कोई भी आतंकवादी इनको देख लेता है तो पहले से ही फरार होने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें 1990 के दशक में, जब इस एलीट क्लास की फोर्स को फाउंड किया गया था, तो इसको 2 जगह पे लगाया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा पंजाब में, क्योंकि दोनों जगह मिलिटेंसी अपनी चरम सीमा पे थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब 1997 तक यहाँ पे अगर हम बात करें, राष्ट्रपति शासन हमारा लगा रहा है। मगर खास तौर से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राइफल्स खास तौर से कश्मीर घाटी में ऑपरेट करती है। मैं लद्दाख या जम्मू कश्मीर पूरा नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर इनके जो मिशन चलते हैं वो कश्मीर घाटी से ही ऑपरेट होते हैं और इनका खुद का अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। हालांकि अगर हम बात करें, ये इंटरनल सिक्योरिटी के तहत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट मीन्स गृह मंत्रालय, मोटा भाई अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है। राष्ट्रीय राइफल्स के हालांकि सारे ऑपरेशन क्लासिफाइड होते हैं, मगर कुछ ऑपरेशंस का मैं जिक्र करना चाहूंगा। राष्ट्रीय राइफल्स का जो पहला ऑपरेशन है, जो मेनली पब्लिक डोमेन में है, वो 2003 का ऑपरेशन सर्प विनाश है, जहां पे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलिटेंट्स को ऐसी जगह पे मार गिराया जहां पे काफी घना जंगल था। 13 मिलिटेंट्स मार गिराए गए और यहां से बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन जब्त किया गया था। इसी के साथ साथ 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 2015 में ऑपरेशन बुरहान वानी चलाया गया था। एक नया लड़का आया था बुरहान वानी, उसने फेसबुक पे एक पोस्ट किया और उसको लेके बवाल हुआ। और अगर हम बात करें, ये इंडियन मुजाहिदीन का बंदा था और ये मिलिटेंसी यंगस्टर्स को शामिल कर रहा था। फाइनली इंडियन राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन चलाया और बुरहान वानी को मार गिराया। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2018 मोदी सरकार के दौरान ही ऑपरेशन समीर टाइगर, इंडियन मुजाहिदीन का एक और बंदा था जिसका नाम था समीर टाइगर। ये एक बंदे के साथ लाइव वीडियो पे आता है, वो बंदा इंडियन था और उसका गला काट के ये एक संदेश देता है। ये संदेश क्या देता है कि भैया अगर शेर बूढ़ा हो जाए या शेर 4 दिन शिकार पे ना निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों का राज हो जाए। ये इन्होंने डायलॉग मारा था मेजर विजय शुक्ला को लेके। मेजर विजय शुक्ला जो इंडियन आर्मी के इतने बड़े सूरमा और राष्ट्रीय 44 RR
से संबंधित थे। इनसे मिलिटेंट्स बहुत दहशत खाते थे, तो इनका डर कहीं ना कहीं था। वो डर में इनकी गीदड़ बब की निकल रही थी, समीर टाइगर की। और फाइनली जब इंडियन आर्मी और आरआर राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा एसएफ ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, और इस मुठभेड़ में अगर हम बात करें समीर टाइगर मारा गया, और साथ ही साथ मेजर विनीत शुक्ला को भी गोली लगी। मगर मेजर विनीत से शुक्ला की वीरता को सलाम करते हुए भारत सरकार ने इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया, और साथ ही साथ सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो पब्लिक डोमेन में है। अदरवाइज आरआर की जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं या तो ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि ये कब कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करेंगी। तो राष्ट्रीय राइफल्स का आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो राष्ट्रीय राइफल्स की वीरता को सलाम करते हुए देश इनको नमन करता है, इनकी बहादुरी को। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ब्रिगेडियर प्रताप डिफेंस एकेडमी भी राष्ट्रीय राइफल्स को सलामी देता है और इनकी दृढ़ता और वीरता का सम्मान करते हुए नतमस्तक होते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।